नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर रायपुर से है, जहां पर केंद्र सरकार के बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक और खोखला बताया है। एकलव्य विद्यालय जो आदिवासी क्षेत्र में विकास की बात कही थी, वह भी पूरा नहीं हो पाया। बजट आई है बिल्कुल एकदम पूरा निराशाजनक बजट है। जो छत्तीसगढ़ सरकार जो कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में धान खरीदी जितना हम लोग ने किया है, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए 1,07,00,000 मीट्रिक टन धान पूरे हिंदुस्तान में ऐसा राज्य है जो यहाँ खरीदी किया है। मिलेट्स के बारे में भी बात किया उन्होंने। आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारे मिलेट्स होते हैं। मिलेट्स पे पूरे हिंदुस्तान में अगर जो मोटा अनाज है, चाहे कोदो हो, कुटकी हो, रागी हो, उसके लिए अगर कहीं समर्थन मूल्य घोषित किया गया है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। वहीं बुरहानपुर से बड़ी जानकारी। सड़क हादसे पर सीएम का बड़ा ऐलान। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की घोषणा दी गई है। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बुरहानपुर कलेक्टर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। हादसे में 6 की मौत हुई थी और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, डेढ़तलाई मार्ग पर बड़ा हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी बुरहानपुर से। सड़क हादसे पर सीएम का बड़ा ऐलान, जहां पर मृतकों के परिवार को 2-2 लाख का आर्थिक मदद देने का ऐलान सीएम द्वारा किया गया है। घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बता दें कि इस हादसे में करीब 6 लोगों की जान गई है, वहीं दर्जनों से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बुरहानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की घोषणा और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता। बुरहानपुर कलेक्टर से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। और सड़क हादसे पर सीएम का बड़ा ऐलान। और आपको बता दें कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बैठक का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद बैठक में आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव को लेकर चर्चा की गई। वहीं इंदौर में बीसीएम ग्रुप पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। समूह के संचालक राजेश मेहता और उनके परिजनों के प्रतिष्ठान और निवास पर बुधवार सुबह से कार्रवाई चल रही है। अलग अलग शहरों में 40 से ज्यादा स्थानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। समूह का रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट है। देश के कई बड़े समूहों के साथ इस ग्रुप की भागीदारी है। इंदौर में इस समूह ने कई बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन कोकिलाबेन अस्पताल में भी इस समूह की भागीदारी है, जिसका उद्घाटन पिछले दिनों अमिताभ बच्चन ने किया था। तो आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां पर बीसीएम ग्रुप पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। 40 से ज्यादा स्थानों पर यह कार्रवाई की गई है और आयकर विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। बीसीएम ग्रुप पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। 40 से अधिक ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई और लगातार बीसीएम ग्रुप पर यह कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा जारी है। तो 40 से ज्यादा स्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई है, जहां पर आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई आपको बताते, जहां पर लगातार बीसीएम ग्रुप पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और करीब 40 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है और इस पर जरूरी कागजात भी खंगालने में आयकर विभाग जुटी हुई है। तो 40 से ज्यादा स्थानों पर बड़ी कार्रवाई और आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां बीसीएम ग्रुप पर आयकर विभाग की रेड पड़ी।
तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में युवक और युवती की कुश्ती का आयोजन क्या क्या, ये आयोजन बाबा रामदेव समिति की ओर से डोंगर गांव में क्या क्या है, जिसमें महनार मोती नाम की महिला पहलवान ने युवक को पटखानी देते हुए दंगल में जीत दर्ज की। बताया जा रहा है कि दंगल को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। तो महिला पहलवान ने दंगल का खेल जीता और गहना मोती ने पहलवानी को एक और पहलवान को पटखानी दी है और युवक को पटखनी देकर दंगल जीता है। तो एक युवक को पटखनी देकर महिला पहलवान ने जीत दर्ज की है और गहना मोती ने पहलवान को पटखनी देकर जीत दर्ज की। तो बीजापुर जिले के गंगालूर के बुर्जी गांव में सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने एक चौपाल का आयोजन किया। आपको बता दें, इस चौपाल में गांव के लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्या सुनी। हिमांशु कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार का कहना है कि युवा और बुजुर्ग यहां अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं और अपनी घटनाएं बता रहे हैं, जो कि बहुत ही गंभीर किस्म की बात है। हम लोग समझते हैं, शहर वाले लोग, कि अगर पैसा ज्यादा हो जाए, मकान बंगला ज्यादा बड़ा बन जाए, ज्यादा बड़ी कार आ जाए तो उसको विकास कहते हैं। आदिवासी उसको विकास नहीं मानता। आदिवासी मानता है कि मेरे जीवन में सुख रहे, मेरा जंगल रहे, मेरी साफ हवा रहे, मेरी नदी साफ रहे, मेरे जीवन में सुख रहे, डिस्टरबेंस ना हो, ये विकास है। और अब जो बहुत ज्यादा विकसित हो गए लोग, वो भी ये मान रहे हैं कि शहर में जीवन नरक हो गया है। वो लोग भी जंगलों और गांव की तरफ भाग रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े शहर, इसमें हमारा दम घुट रहा है। ये विकास का बुरा तरीका है। इसमें महामारियां आ रही हैं, कोरोना आ रहा है। कोरोना के बाद तो लोगों के सोचने का तरीका बदल गया है। कोंडागांव जिला मुख्यालय में कलेक्टर दीपक सोनी ने माकड़ी और फरसगांव ब्लॉक में मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि फरसगांव ब्लॉक में मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए आगामी 2 महीने तक सिकल सेल जांच और परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी और इस दौरान मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए गर्भवती माताओं सहित उनके परिवार के सदस्यों, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों सहित 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के साथ ही किशोर पालक बालिकाओं का सिकल सेल जांच के लिए रक्त परीक्षण उनके गांव में जाकर किया जाएगा। तो गांव-गांव में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। गांव में अब मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। सिकल सेल द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। मोबाइल मेडिकल वैन को रवाना किया गया और ऐसे में जगह जगह जाकर जो मरीज है अब उनका इलाज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पहल से मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी और एक राहत की खबर, जहां पर गांव में अब ये मेडिकल वैन की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाएगी। खबर रायपुर से है, जहां बोर्ड परीक्षा से पहले कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने शहर के सभी शिक्षकों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर सभी लियों का शिक्षक गंभीरता से पालन करें और छात्रों को पाठ्यक्रम का नियमित रूप से अभ्यास कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छे परिणाम के लिए अध्यापन व्यवस्था को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। साथ ही कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट के रेड क्रॉस सभा कक्ष में शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। तो बोर्ड परीक्षा को लेकर कई निर्देश इस बैठक के दौरान दिए गए और आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जोर दिया गया और कलेक्टर ने समीक्षा बैठक की है। वहीं बुरहानपुर जिले में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक होने वाले शिव पुराण के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस में कथा स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही तैयारियों का जायजा भी लिया। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गांव-गांव से लाने के लिए इंतजाम जिस तरह से किया वो एक अनूठा है, जिसके लिए एक स्पेशल कपड़ा लाया गया, जिसमें रोटी लपेटकर गांव-गांव से घर-घर से कथा स्थल तक प्रसादालय में लाया जाएगा। बुरहानपुर में शिव पुराण की तैयारियां इस महीने की
फिर कागज पे बांधकर अपना नाम, फोन नंबर, मोहल्ला या गांव लिखकर पहुंचाएगी। किस गांव को, किस मोहल्ले को किस दिन रोटी पहुंचानी है ये तय है। और इम्पोर्टेंट का क्या है इसमें, रोटी बनाने वाली, रोटी संग्रहण करने वाला, रोटी भोजनशाला तक लाने वाला, वहां की रोटी एकत्रित करने वाला, फिर उन रोटियों को प्रेम से परोसना। ये सारा एक चेन सिस्टम के साथ में 7 दिन तक संचालित होगा। वहीं केंद्र के इस बजट को व्यापारिक वर्ग ने केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए ही फायदेमंद बताया है। वहीं आम नागरिकों ने इस बजट को सामान्य बजट बताया। इसमें गरीबों या मध्यम वर्ग को किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं बताया। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने इस बजट को चुनावी बजट बताया। तो सरकार ने जो पेश किया, मुझे नहीं लगता कि इस बजट से मीडियम क्लास और जो पिछड़ा जो लोग है, वो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनके कोई फायदे में हो। जिस प्रकार से जो बजट होना चाहिए था, जिसमें बेरोजगारों के लिए कोई अवसर पैदा होना चाहिए था, क्योंकि बेरोजगारों के लिए भी इसमें निराशा नजर आ रही है। और जिस प्रकार से महंगाई की बात अगर हम देखें तो इतनी महंगाई बढ़ गई, तो उस महंगाई में राहत होना चाहिए थी। तो ये मुझे एक प्रकार से वही घुमा फिरा के जनता पर भार नजर आ रहा है। बजट पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। ये पूरा चुनावी वर्ष होने की वजह से पूरा चुनावी बजट है ये। इसमें गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए कुछ भी नहीं है। मनरेगा के लिए कुछ भी नहीं है, मनरेगा के लिए भी कोई काम नहीं है इसमें। ये वेतन भोगियों के लिए कुछ नहीं है। सभी लोगों को इससे पूरी तरीके से निराशा हुई है। बजट सामान्य बजट है, चुनावी बजट है, और इसमें जो 7 लाख तक की छूट दी गई है वो विशेष जो लोग नौकरी पेशा करते हैं उन लोगों को इससे बेनिफिट होगा। लेकिन कोई उद्योगपति या इंडस्ट्रीज के लिए इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है। देश में जब जीएसटी लागू किया गया था तो एक टैक्स एक देश की एक नीति बनाई गई थी, लेकिन आज भी पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इसमें नहीं लिया गया, पेट्रोल डीजल को। इसके कारण पूरे सभी देशों में, पूरे प्रदेश में, देश के सभी प्रदेशों में इसको काटो फिर संभाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023-24 पेश किया गया, जिस पर बीजेपी के इंदौर नगर अध्यक्ष गौरवा रणदिवे ने मीडिया से चर्चा की है। मैं देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं। साथ ही पेश बजट को रोजगार बढ़ाने वाला और महंगाई घटाने वाला भी बताया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि, युवा उद्यमी, महिला स्व सहायता समूह सहित सभी वर्गों को मजबूत करने वाला बजट है, जो भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये जो बजट है ये रोजगार बढ़ाने वाला बजट है और महंगाई कम करने वाला बजट है। अगर आप इस बजट को देखेंगे तो गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, जनजाति समाज हो, किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, उद्यमी हो, मध्यम वर्गीय हो, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान है। गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके अगले 1 वर्ष तक सुनिश्चित किया गया है कि जरूरतमंदों तक कोई भी हमारे देश में भूखे पेट ना रहे। तो कोंडागांव जिले के केशकाल ब्लॉक मुख्यालय में विधायक केशकाल और विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम ने केशकाल में आदिम जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के तहत पात्र 42 हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र और ऋण पुस्तिका का वितरण किया। 42 हितग्राहियों ने शासन प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने काबिज कास्त भूमि का हक मिलने पर प्रसन्नता जताई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और परंपरागत निवासियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए पहल की गई है, वो सराहनीय कदम है। बेमेतरा में लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि 2 अलग अलग जगह पर सड़क हादसे हुए और इस 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक महिला भी चलती बाइक से गिर गई। वहीं से घटना की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने महिला और तीनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है। तो 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए, जिसमें घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों का इलाज जारी है और लगातार सड़क दुर्घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही। बेमेतरा में लगातार सड़क हादसे जो है वो बढ़ रहे हैं। 2 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए थे
जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका इलाज जारी है। तो बेमेतरा के ब्लॉक बेरला क्षेत्र में पुलिस की लगातार छापेमार कार्रवाई, अवैध कारोबारियों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने जुआ और सट्टे खेल रहे 3 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बीजापुर जिला मुख्यालय में सद्भावना महोत्सव का 18वां कार्यक्रम इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कोविड-19 के बाद बीजापुर वासियों के लिए कलाकारों ने भव्य मनमोहक नृत्य और गायन से समा बांधा। यहां बुगी बुगी, नचवलिए, फैंसी ड्रेस सहित मिस्टर और मिस बीजापुर का चयन किया गया। केंद्रीय विद्यालय, आत्मानंद स्कूल, अंकुर स्कूल के छात्रों ने खूबसूरत प्रस्तुतियों से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। तो सद्भावना महोत्सव का कार्यक्रम, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, 18वां कार्यक्रम इनका आयोजित किया गया था, जिसमें कलाकारों ने भव्य समा बांधी और लोग भी तमाम गानों पर थिरकते हुए नजर आए। तो सद्भावना महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, 18वां कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक आवापल्ली गांव में पिछले 10 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सात साहिका हड़ताल पर हैं, जो कि अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के वादे और घोषणा पत्र की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज पर्यंत तक कोई भी मांग उनकी पूरी नहीं हुई, ना ही कोई सरकार की तरफ से उनके लिए आया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी साल में इस मुद्दे की क्या भूमिका रहती है। फिलहाल पूरे राज्य में लगभग 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हड़ताल पर है और सभी जगह आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लगा हुआ है। इस पर भूपेश बघेल की सरकार क्या फैसला लेती है, यह देखने वाली बात होगी। सर, हमारी मांगे जायज है। जो 2018 के चुनाव में जो हमसे शासन ने जो वादे किए थे, एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया। ना हमने हमारे सामने आई, ना हमसे कुछ बातें की। हमारी जब मांगों के, हमारे हक के लिए जब हमने लड़ाई के लिए गए, तो हमारी सरकारी नौकरी नहीं है सर। हमारे हर एक इस कार्य हम लोग जो करते हैं, सेवा करते हैं, उसको डरा कर हमें धमका कर बैठा देते हैं, पुनः अपने कार्य में रह जाते हैं। हमें शासकीय कर्मचारी घोषित करना होगा। हमारे हक की लड़ाई है, हम किसी से भीख नहीं मांगते। जो समान काम करते हैं, समान वेतन मांग रहे हैं। धरना स्थल आज 10वां दिन इनका गुजारा जा रहा है और इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी नामबंद कर्मचारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। कोई भी सरकारी अमला यहाँ आकर के इनसे कोई बातचीत करने के तैयार नहीं है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनसे बात करने को आया हुआ है। हम इन्हीं से जानेंगे कि ऐसा कोई जनप्रतिनिधि इनके पास में आया है क्या, जो कि इनकी दुख को समझे और दर्द को जाने, ताकि इनकी जो मांगे हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। दीदी, यहाँ पे कोई आपके पास में जनप्रतिनिधि आए हैं क्या? विधायक हो गए या फिर और कोई भी? नहीं सर, आज तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हमको पूछ के भी नहीं देखे। 4 सालों में आप लोगों के पास में कोई भी जनप्रतिनिधि पहुंचा है? नहीं सर, अपने नहीं सर, आज तक कोई पहल ही नहीं की सर अपने तरफ से। अच्छा। सर, पिछले बार हमारे 2 बहनों का भी मतलब एक्सीडेंट में खो दिए थे सर। उसके बावजूद भी सर शासन हमारी एक भी नहीं सुनी है सर। उनको भी सर उनके मतलब शासन की तरफ से कोई मतलब ऐसी घोषणा भी नहीं हुआ है कि मतलब उनके लिए कुछ किया। हम लोग सर ऐसे काम करते हैं सर, हम लोग का भी दुख लगता है सर अपने आप को कि हम हमारा पूरा जिंदगी दूसरों को मतलब हम लोग सेवा भाव में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का दर्द नहीं समझती है सर शासन। सुबह 9 बजे से लेकर हम लोग 3 बजे तक काम करते हैं सर। हर विभाग का काम कराते हैं सर हम लोग, फिर भी हम लोग करते हैं सर। कभी कभी अपने आप को बहुत दुख। कोविड में भी सर हम लोग को कोई ना आदेश है ना सर कोई आर्थिक सहायता दिया गया सर, फिर भी हमको कोविड ड्यूटी के लिए इतना दबाव डाला गया सर। हम लोग कोविड ड्यूटी भी किए हैं सर पिछली बार। और जब हमारी मांगों को रखते हैं सामने, हमें शासन कोई जवाब नहीं देती है। और हमारे हर एक मांग रखते हैं तो कार्यकर्ता को कोई जवाब नहीं मिलता है। जब हर एक कार्य में कार्यकर्ता का सहमति लेता है शासन, जब वोट की जरूरत पड़ती है तब शासन सामने आती है। जब हमारे हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे सामने शासन आती नहीं है, हमारे कोई वादों को पूरा नहीं करती है। चुनाव वादों को पूरा करना होगा,
जब चुनाव के समय वक्त पड़ा तो हर एक शासन के लोग हमारे सामने आके घुटने टेके भीख मांगे। जब हमारी जरूरत पड़ी है, जब हम मांगे, हमारे कोई मांगों को पूरा नहीं करता। शासकीय कर्मचारी घोषित करना होगा, हर एक चुनाव के वादों को पूरा करना होगा। हमारी ये मांगे जायज है, अनिश्चितकाल हम बढ़ते रहेंगे, हम डटे रहेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह का आक्रोश महिलाओं में, कर्मचारियों में है कि यहाँ पे ना कोई जनप्रतिनिधि इनसे मिलने के लिए आया है, ना ही कोई विधायक के कार्यकर्ता इनसे मिलने के लिए आया है, ना ही सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पिछले 10 दिनों से बैठे हुए हैं उनसे कोई मुलाकात करें और उनकी मांगों को देखें कि किस मांगों को लेकर के वो यहाँ पे बैठे हुए हैं पिछले 10 दिनों से और आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला जड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी आज तक कोई भी यहाँ पे पहुंचा नहीं है। सतीश अल्लूर की यह खास रिपोर्ट आर्यन टीवी के लिए। तो विधायक देवती कर्मा ने कटेल कल्याण और कुआकोट विकासखंड में स्कूल और पोटा कैबिन का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बच्चों की पढ़ाई से लेकर अन्य गतिविधियों की जानकारी ली। विधायक ने शिक्षकों को निर्देश दिया कि बच्चों को शिक्षा में किसी प्रकार की कमी न आने दें। अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें बताएं। शिक्षा संबंधित जो भी जरूरतें हैं वो उसे पूरा करने का प्रयास करेगी। युवा तंजीम कुरैशी की ओर से सामूहिक निकाह का आयोजन कराया गया, जिसमें 15 से 16 जोड़ों का निकाह हुआ। इस दौरान समाज के गणमान्य नागरिक और समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें, युवा तंजीम कुरैश लंबे समय से इस तरह का आयोजन कराते आ रहे हैं, जिसमें गरीबों के बच्चों के साथ साथ सक्षम परिवार के बच्चों के भी निकाह किया जाता है। इस निकाह के गवाह दुर्ग की नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र में, हैदराबाद, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से हुए आए लोग भी बने हैं। तो करीब 16 जोड़ों का निकाह किया गया था, जिसमें सामूहिक निकाह का आयोजन किया गया। तो दुर्ग के जल संसाधन विभाग तादुला के उप अभियंता मोहम्मद आसिफ इकबाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दुर्ग पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर में एक पुल का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग ने परमिशन नहीं ली गई, जो कि अवैधानिक है। वहीं उप अभियंता मोहम्मद आसिफ इकबाल ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ थाने जाकर शिकायत भी दर्ज की। तांदुला वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से उनके इंजीनियर मोहम्मद आसिफ इकबाल के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर में जो ये तांदुला की जो नहर जारी है, वहां पर से जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को जो है एक पुल का निर्माण करना था और उसके लिए उन्होंने एनओसी नहीं लिया। इनके द्वारा एनओसी नहीं दिया गया है, तांदुला रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से इनको एनओसी नहीं दिया गया है। उसके उपरांत भी वहां पर कुछ उन लोगों के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में जो है इन्होंने आवेदन थाने में प्रस्तुत किया। ये क्या है, छत्तीसगढ़ का ये जीवनदायिनी है, मुख्य तांदुला नहर है ये। इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा एनओसी मांगी गई थी, लेकिन उनके जो आवेदन में लिखा था उसमें ये लिखा था कि नहर के पास, उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहर के ऊपर में बनाना है पुलिया, है ना। तो हमने एनओसी तो नहीं दी थी क्योंकि ये लोग नहर के पास बनाने बोले। नहर के ऊपर अगर बनाने बोले रहते तो हम हरकत में तुरंत आ जाते। दूसरी बात यह है, इन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन दिए, मतलब आप किसी के घर में घुसते हैं तो बेल बजाते तब आप घर में घुसते हैं। ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि दरवाजा तोड़ के घुसे। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।